आज मिलेंगे वेरी यंग फ्यूचर साइंटिस्ट से और जानेंगे स्पेस और यूनिवर्स के बारे में। तो आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, कृष्ण जी और पवन जी। आज हम बहुत सारी बातें करने आए हैं आपको यूनिवर्स की और स्पेस से रिलेटेड। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक किस यूनिवर्सिटी से और किस स्ट्रीम से कर रहे हैं कृष्ण जी आप? सर मैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज है वहाँ से बीटेक कर रहा हूँ और मेरी जो ब्रांच है वो ईसी ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। एंड पवन जी आप? मैं आईईटी लखनऊ से अपनी डिग्री कर रहा हूँ और बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी जो ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ओके। तो कृष्ण जी, आप कैसे इंस्पायर हुए आप इस स्ट्रीम को करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को करने के लिए? जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी आजकल की चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास लैपटॉप हो गया, जैसे आपने सैटेलाइट के बारे में जाना है, जैसे आप आईओटी के बारे में जान रहे हैं। मतलब जिस भी फील्ड में आप देखोगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। उसमें कम्युनिकेशन का तो सबसे ज़्यादा रोल है। बिल्कुल। डिफेंस में कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा रोल है। उनमें रडार होती है, उनके पास एंटीनास होती है और हमें जानकारी मिलती है कम्युनिकेशन से सेंसर्स के बारे में। ओके। हम इतना ही नहीं कि हम उसके बारे में सीख सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम नए नए इन्वेंशन करें। हम्म। जैसे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो अभी सेकेंड ईयर में ओके। एनआईटी लखनऊ से, सॉरी एनआईटी पटना से। ठीक है। तो उधर मैंने सेंसर्स के बारे में जाना ही था और धीरे धीरे रिसर्च करके सिमुलेशंस करके अपने सॉफ्टवेयर पे काम करके मैंने एक नए सेंसर को बनाया, अच्छा। जिससे मैंने अपना एक पेपर भी पब्लिश करा था। तो मतलब इसमें नई नई चीज़ें खोजने के लिए बहुत ज़्यादा है हमारे पास। और आईओटी का तो आप जानते ही हैं कि हर एक डिवाइसेस को हम चाहते हैं कि वो हमारी कमांड से काम करे, ना कि हमें बटन यूज़ नहीं करना पड़े। हमारा जितना भी काम है सारा का सारा काम हमारे सेंस से हो जाए। ओके। वो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। हम अपने सेंसर्स के साथ खेल सकते हैं, एंटीना के साथ खेल सकते हैं। हमारे पास ऑर्डिनो होता है, हम पता नहीं उससे कितनी कितनी चीज़ें बना सकते हैं। तो यही सब चीज़ों को मतलब उन्होंने मेरे को एकदम इंस्पायर करें। इंस्पायर किया कि ये चीज़ जो है फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। मतलब एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम लोगों के लिए जो चीज़ टिपिकल है वो आप लोगों के लिए ईजी है, हाँ खेल की मतलब तरह है। हाँ। अच्छा, आप पवन जी आपने मैकेनिकल से करा, तो इस किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको करने के लिए? जी, मैं बचपन से ही स्पेस सेक्टर के अंदर और स्पेस फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। ओके। बचपन के अंदर ये जो रॉकेट्स हो गए, सैटेलाइट्स और बाहर की जो एस्ट्रोनॉमी हो गई, ये मुझे काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छी लगती थी, है ना। तो मैं अपने देश के लिए स्पेस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था। वेरी गुड। तो मुझे इसरो के बारे में मालूम चला कि अगर मैं इसरो में जाऊंगा तो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। बिल्कुल। इसरो में जाने के लिए रिक्वायरमेंट थी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी। ओके। इनिशियली मेरा प्लान कुछ और था, अब वो बात की बात है, लेकिन मतलब हम अपने भारत देश के लिए, तो आपने कुछ अच्छा भारत के लिए करने के लिए आपने इसरो से आप जुड़े, जिससे कि हम उसके थ्रू कुछ ना कुछ कर सकें। तो जैसे देखा जाए इंडिया के अंदर इसरो है, और जो हम फॉरेन में जाते हैं जो अमेरिका के अंदर वो नासा होती है, नासा। वो जो अथॉरिटी देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? जी, मैं डीपीएस हाथरस से पढ़ा हूँ ठीक है। और डीपीएस हाथरस से ही पवन पढ़ा है। ओके। तो ये इसने 5th क्लास में एडमिशन लिया था, मैंने 7th क्लास में एडमिशन लिया था। तो हम तभी से स्पेस इन्वेंशंस और ड्रोन, एयरप्लेन, ये सारी चीज़ों को मतलब बनाने का कैसे चलता है, क्या करता है, ये सब बातें करते रहते थे। ओके। तो पता नहीं था कि आगे जाके हम बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। बट हम बातें हो रही थी, उसके बाद हमने जेईई की तैयारी की, फिर अपने अपने कॉलेजेस में गए। तो एक बार पवन बताएगा क्योंकि बेहतर बता सकता हाँ। है, जब इंटर्नशिप्स ने की थी तो अच्छा, वहाँ पे कुछ क्या सीखा। हुआ था इंसिडेंट, आप बताइए। इंटर्नशिप में हाँ। मैं 2024 के अंदर एक इंटर्नशिप पे गया था अपनी फर्स्ट ईयर के बाद ही, सूरत के अंदर। वहाँ मैंने जो बेसिक्स होते हैं सैटेलाइट बनाने के वो मैंने सीखे। वहाँ में हमने सैटेलाइट भी बनाई थी। और वहाँ जो मेरे मेंटर सर थे सनी कबरा वाला, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ से जब मैं सैटेलाइट बना के जब वापस आया सीख के, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया को ही मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके। तो जैसे जो आपकी स्टडीज़ हैं, जो आपके बीटेक्स कर रहे हैं, तो उसमें ये सब सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, ऑर्बिट्स, इन सब के बारे में बताया बताया जाता है? नहीं, जैसे कि अब हम ईसी की बात करते हैं, तो सैटेलाइट्स का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है। जैसे एरोस्पेस हो गई, तो उसमें उस ब्रांचेस में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा। बट हर एक ब्रांच का एक अपना महत्व होता है। जैसे ईसी हो गई, ईसी में कहीं कम्युनिकेशन का जितना भी पार्ट होगा ना, सैटेलाइट में एंटीना यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो ईसी का पार्ट होता है। अच्छा।
ऐसे और हम एरोस्पेस की बात करेंगे तो वो तो उसमें आता ही है कि कैसे उसके स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे डिज़ाइन होती हैं, फ्लूइड उसके बारे में सारी जानकारी होती है। तो इसी में कम्युनिकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बनाने के लिए। अच्छा, तो जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ों पर जानना चाहेंगे, जिन चीज़ों को हम जानते नहीं, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि जो अपनी बॉडी होती है, उसके कुछ ही लोग अच्छी तरीके से अपनी बॉडी की वैल्यू समझते हैं, नहीं तो लोग बॉडी की वैल्यू कम समझते हैं, ठीक है, अब शरीर दे रखा है, भगवान ने यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम कुछ ही लोग यूनिवर्स और स्पेस के बारे में जानते हैं, पता तो है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है, लेकिन डीप नहीं जानते हैं। तो मैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों पे बात करना चाहूँगा आपसे कि जैसे एक डिफरेंस रहता है कम्युनिकेशंस में कि भई अंतरिक्ष, स्पेस एंड यूनिवर्स, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं या सेम चीज़ें हैं दोनों? दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे स्पेस वो जगह हो गई अ, वो एटमॉस्फेयर हो गया जहाँ पे हमारी अर्थ है। बट यूनिवर्स पता है कंबाइन करता है हर एक सेलेस्टियल बॉडी को जो हमारे जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो स्पेस एक क्वांटिटी हम बोल सकते हैं कि अगर एक मून दे रखा है वो किस जगह में है, वो एक स्पेस में है। ओके, बट यूनिवर्स हो गया मतलब जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी इवन वो स्पेस जहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है उसको कंबाइन करके हमने यूनिवर्स बनाया। ओके। तो तो जैसे पवन जी ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक इनविजिबल पाथ होता है जहाँ पर सैटेलाइट अर्थ के आसपास या फिर किसी भी टेरेस्ट्रियल आउट टेरेस्ट्रियल बॉडी के आसपास चक्कर लगाती है, उसे एक ऑर्बिट बोलते हैं। ओके। जैसे ये रॉकेट हम्म। रॉकेट लॉन्च हुआ, तो ये रॉकेट लॉन्च हुआ तो क्या रॉकेट जाने के बाद फिर वो अपने आप डिसमेंटल हो जाता है या वो एज इट इज़ आ जाता है? क्या रहता है जब लॉन्च होता है देखिए, रॉकेट? दो तरीके हैं। जैसे कि पहला कन्वेंशनल मेथड जो कि पुराने तरीके से यूज़ हो रहा है, रॉकेट ऊपर लेके जाता है सैटेलाइट को। रॉकेट कई सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक तो फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो पहले रॉकेट सैटेलाइट को लेके जाता है एक ऑल्टीट्यूड तक, फिर वहाँ पे उसका ऑर्बिट बनाता है। तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से, वो अर्थ तक आती थी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जल के मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन अब जैसे कि स्पेस एक्स ने और ब्लू रीजन्स ने हुँ, एक नया सेल्फ लैंडिंग मेथड बनाया है हुँ। रीयूजेबल रॉकेट्स का। तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है वो फिर दोबारा रीयूज की जा सकती है सेल्फ लैंडिंग रॉकेट्स बना के। ओके, मतलब पहले ये होता था कि जितनी कॉस्टिंग लगती थी, हाँ, तो वो सब बेकार हो जाती वो थी। बेकार अब होती रीयूज़ हो जाती है तो हम फिर दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। है। जो अभी रिसेंटली मैं अभी रीड कर रहा था, विक्रम वन लॉन्च हुआ है रॉकेट, और विक्रम वन जो रॉकेट लॉन्च हुआ वो अपनी जो प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, तो उसमें उसमें भी जो जो लीड लीड करते हैं, जो पवन कुमार चंद्रना जी और नागा जी, वो लीड करते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये विक्रम जो रॉकेट प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है पहली बार इस तरीके से, तो अपने भारत को क्या इसका बेनिफिट होगा? विक्रम वन से मतलब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। एक तो सबसे पहले कि इंडिया के अंदर प्राइवेट स्पेस सेक्टर का की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ओके। ऊपर से इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी मदद से जो लो कॉस्ट लॉन्चेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगे। तो हुँ, हम हमारे जैसे स्टार्टअप्स हो गए जो सिर्फ सैटेलाइट बनाते हैं, ओके। तो उनके लिए लो कॉस्ट के अंदर सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना आसान हो जाएगा। ऊपर से जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इंडिया के थ्रू क्या कहते हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाना चाहेंगे लो कॉस्ट के अंदर। तो इस तो अगर हम लार्ज स्केल के अंदर देखें लॉन्ग रन के अंदर, तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी को ये जो विक्रम बना है और प्राइवेट सेक्टर है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पे डाल सकता है। ला सकते हैं। अच्छा, जो अब आपकी करंटली जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब क्या करंटली प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं आप लोग? अभी हम सैटेलाइट बना रहे हैं एज अ प्रोटोटाइप है वो हमारे लिए। ओके, और उससे कम्युनिकेशन के बारे में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है और फिर उसके बाद हमारे आगे जो प्लान्स हैं उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, जैसे आप जो सैटेलाइट्स बना रहे हैं, हम्म, तो उसको हमें प्रोटोटाइप जो बना रहे हैं, एक तरीके से हम देखते हैं कि क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो वो किस चीज़ के पर्पज़ के लिए बनाते हैं? जैसे कि हम क्या कम्युनिकेशन की हम चीज़ें देख सकें, किस चीज़ के लिए? लाइक जैसे आपने अभी ऑर्बिट की बात की थी, हुँ, तो ऑर्बिट में ना वो हम सैटेलाइट बना रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उसका काम क्या है। उस काम के हिसाब से ऑर्बिट हमारी डिसाइड होती है। ठीक है। जैसे कि हमारा जो हम जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं जो हम सैटेलाइट बनाएंगे हुँ, कम्युनिकेशन के लिए बनाएंगे। ठीक है। तो कम्युनिकेशन में जो हमारा ऑर्बिट है ना वो हमारे लियो जो अ, सबसे लोअर जो ऑर्बिट होता है उसमें हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आप टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन में आप देखोगे उसमें आपको मीडियम जो ऑर्बिट होता है उसमें सैटेलाइट हमारी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो स्पीड होती है ना सैटेलाइट की वो होती है। उसके बाद हमारा आता है जियो ऑर्बिट।
जियो ऑर्बिट में क्या होता है, जो हमारी सैटेलाइट्स होती है ना, वो जैसे हमारी कंट्री ने अपनी सैटेलाइट बनाई जो अपनी कंट्री को मॉनिटर करेगी और उसकी डिटेल्स देगी, ठीक है, तो वो हमेशा उसके ऊपर रहेगी। ठीक है, अब उससे ये होगा कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो वो भी उसके साथ रोटेट करेगा और सेम स्पीड से रोटेट करेगा, तो वो उसी एंगल पर रहेगी, उसके ऊपर ही रहेगी, मतलब हमेशा रहेगा वो स्टेशनरी। और एक और ऑर्बिट होती है, वो होते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वाला ऑर्बिट। ठीक है, उसमें उनके ऑर्बिट्स, मतलब क्या है कि हम ऑर्बिट जो हमारे पोल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है उनकी स्पीड, और वो सारी चीज़ें भी इसी के हिसाब से होगी। जो लोअर ऑर्बिट होगा उसकी जो स्पीड होती है सैटेलाइट की मूव करने की, वो करीब 90 मिनट्स से 120 मिनट्स होती है। ओके, और जो हमारी जियो होती है वो 24 आवर्स होती है, जो हमारा ऐसा लगता है स्टेशनरी। और जो हमारे पास अ, जो मीडियम ऑर्बिट हो गया, उसकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्स होती वो उसकी स्पीड इतनी होती है कि जो रिवॉल्यूशन में उसका जो टाइम लगेगा ऑर्बिट का, वो अप्रॉक्स लगता है 2 आवर टू 12 आवर्स लगता है। ओके। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ का हमें क्या यूज़ मतलब करना है। मैं अगर सम अप करता हूँ तो हाँ, ये कहना रहेगा कि हमारी ये 3 स्टेज होती हैं, हाँ, लोअर, मीडियम और अपना हाई। जियो हो गया। तो जो हाई, जो हम ऊपर सबसे ऊपर हाई करते हैं, सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में सेट करते हैं, तो मेरे हिसाब से 35,000 किलोमीटर हाईएस्ट होता यस, है। यस, यस, यस? अप्रॉक्स है है। ना? एप्रोक्स। हाँ, और जो लो होता है वो 200 किलोमीटर तक मेरे या हिसाब 150 से वो स्टार्ट होता 150 है। तक। हाँ, तो आपका जो 150 से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है, तो जो आप जो लॉन्च कर रहे हैं, जो जो भी आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लॉन्च करने का, तो वो कौन-सी वाली ऑर्बिट में, लो पर वो होगा? लो ऑर्बिट। लो ऑर्बिट पे होगा, जो कम्युनिकेशन की जो आपने सोच रखा हो उस चीज़ को हाँ, उस चीज़ में कैप्चर हाँ, करने के हाँ। लिए। तो आपने ये प्रोजेक्ट जो करते हैं या कर चुके हैं या करेंगे, तो जो कर चुके प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे। तो उन चैलेंजेस से किस तरीके से आप, जैसे आपने करंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या-क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि हमारी जो टीम के अंदर वो 4 लोग हैं ना, और उसमें से 2 जो हैं वो फॉरेन के अंदर है। एक तो यूके के अंदर है इंग्लैंड में, और एक कनाडा के अंदर है। ओके, तो टाइम ज़ोन्स अलग-अलग हो जाते हैं। बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे दिन है तो उनके यहाँ पे वो साढ़े सुबह 4 घंटे का फ़र्क होता है इंडिया से अपने यूके में, साढ़े हाँ, 4-5 घंटे का फ़र्क कनाडा होता का तो 8-9 है। घंटे का हाँ, होता है। वो ज़्यादा हो 8 जाता है। घंटे का होता है। तो यही प्रॉब्लम थी कि जिस टाइम पे हम जग रहे हैं सामने वाला सो रहा है, तो कम्युनिकेशन करने में और कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो वो हमने मैनेज किया है, एक स्पेसिफिक टाइम ढूँढा जिसके ठीक अंदर है, हम तीनों अवेलेबल हो सकें, और एक स्मॉल विंडो ही मिलती थी जिसके अंदर हम मतलब चारों के चारों बैठ के एक साथ काम कर सकें। तो ये ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम था इस चीज़ के ये अंदर। तो इस चीज़ को आपने मीट आउट करने की कोशिश करी कि हाँ, उनसे जी, साथ काम कर सकें। जो जैसे आप टीम में वर्क करते हैं जी। और आप एलोन वर्क करते हैं, अकेले वर्क करते हैं, तो आपको क्या बेहतर लगता है कि अकेला काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है या टीम वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है काम करना? लाइक जैसे अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग आंसर हो सकते हैं। अच्छा, लाइक मैं बात करूँ सैटेलाइट्स में, तो उसमें अकेला इंसान काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए हमें टीम की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि एक ब्रांच से कोई स्टूडेंट आया और उसने सोचा कि मैं सैटेलाइट बनाऊँगा, तो नहीं बन सकते हैं। हर ब्रांच को लेके उनको सैटेलाइट बनाना पड़ता है। लाइक मैकेनिकल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, एरोस्पेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये सारी ब्रांचेज़ जब आती हैं, तो तब जाके एक सैटेलाइट बनती है। बिल्कुल। और अब जब एक इंसान आया, उसने सोचा कि मैं ये काम करता हूँ, हुँ, और उसके पास हर चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, बिल्कुल। लिमिटेड है। हुँ, तो वो जो सोचेगा ना, वो एक सीमित उसकी सोच रहेगी। हुँ, और जब इंसान ग्रुप में आता है, तो हर एक इंसान जो सोचेगा ना कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, हम ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मल्टीपल्स ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट उस लिमिटेड चीज़ से हम कैसे क्या अच्छा बना सकते हैं, वो बहुत बेहतर होके आता है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप जब वर्क करते हैं अपना, तो लीड भी करना होता है, जब हम अपने जूनियर से काम कराते हैं तो लीड भी करना होता है, मैनेजमेंट यही करना होता है, एक लीड करता है तो एक वर्क में फोकस होता है। तो आपका उसमें क्या एरिया अच्छा लगता है आपको? आपको लीड करना अच्छा लगता है या आपको काम करना है कि मुझे ये काम करना है, ये डेडिकेशन है मुझे, या आपको लोगों से काम मैनेज कराना अच्छा लगता है? तो आपके लिए क्या लगता है आपको कि क्या आपको बेहतर लगता है? मैं जैसे हम अपने 4 के ग्रुप में बात कर सकते हैं। तो लाइक हम काम कर रहे हैं, तो पता है कभी-कभी ना लेज़ीनेस सी आ जाती है। लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हुँ, अगर हम सबको इक्वल मानते हैं वो ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैंने सोचा कि मेरे पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे थोड़ा लगा कि आलस आ गया, चलो ठीक है मैं कल काम करता हूँ। तो कोई उसमें होना चाहिए मुझे बताने के लिए कि नहीं, ये काम होना चाहिए, आपको इतनी वो मिलती है। उस चीज़ से ना ये बेनिफिट होता है कि हमें पता है कि अगर हमने काम नहीं करा तो हमें प्रॉब्लम होगी। हम बिल्कुल। खुद सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा आलस कर लिया,
उस आलस को हटाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक लीडर की, बिल्कुल, जो हमें डायरेक्शन दिखा सकता है। और जब तक हमें डायरेक्शन नहीं पता होगा ना, तो काम मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसमें लीडरशिप सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती ये है। है कि हम थोड़ा-सा डाउन हो रहे हैं कि ठीक है तो पोस्टपोन कर रहे हैं वर्क को, तो एक मेंटर आना चाहिए, जो हमें पुश करना चाहिए कि यू डू इट, यू हैव टू डू दिस वर्क्स टुडे। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या रहता है? मेरे लिए माने तो लीडिंग करना और टीम मैनेज करना मेरे तो एक ही चीज़, ओके, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ मैं। तो अगर कोई लीडर है तो उसका काम होता है कि वो अपनी टीम का मोटिवेशन भी बढ़ाए, और मैं वो करना पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे जहाँ पर मेरी टीम पीछे छूट रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पीछे ना छूटूँ, मैं उनको साथ में लेके चलूँ। तो बिल्कुल। मुझे लीड करना ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। अ, अच्छा देखिए, मतलब हम रामायण के टाइम की एक बात करते हैं कि जो पवन पुत्र के पुत्र हनुमान जी हैं, और अगर देखा जाए तो रॉकेट जैसी स्पीड से ही उन्होंने श्रीलंका से और हिमालय पहुँचे थे, एक औषधि लेने के लिए, लक्ष्मण जी के लिए वो लेके थे। तो अभी रिसेंटली विक्रम वन लॉन्च हुआ, तो उसमें भी पवन कुमार जी थे, हुँ, और आपकी टीम के अंदर भी हुँ, कोइंसिडेंटली पवन कुमार जी हैं। देखो हनुमान जी के टाइम पे हनुमान जी ने इतिहास रचा, और विक्रम वन में पवन जी उसमें थे, तो वो इतिहास रचा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में पवन जी आपके साथ हैं, हाँ, तो हो सकता है इतिहास रचा जाए। तो ये कोइंसिडेंसली है कि जहाँ पवन का नाम होगा, पवन पुत्र हनुमान का नाम होगा, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये अगली हमने शेयर की थी जब देखा था नाम इनका, जो सीईओ थे उसके। मैंने कहा कि देखो भाई, मैच तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो अच्छा देखो, ही होगा। हाँ कुछ अच्छा ही होगा, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पवन पुत्र के हाँ, हनुमान जी, तो वो उनके पुत्र थे, उन्होंने वहां कायम किया, फिर विक्रम वन में पवन जी थे, और फिर आपके साथ किए, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं फ्यूचर में करें या जो पास कर चुके हैं, तो उसकी जो फाइनेंशियल फंडिंग होती है, जो रुपया उसमें लगता है, तो उसकी कैसे किस तरीके से फंडिंग रहती है? कॉलेज लेवल पर होती है, या आप सेल्फ करते हैं, या कोई कंपनी आती है वो आपके प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करता है, क्या रहता है? अगर हम अपनी बात करें तो हमने एक हैकाथॉन में पार्ट किया था। वो था एमएसएमई फॉर 20। ओके। तो उस हैकाथॉन में हमें वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक जो हमारे पास एमएसएमई आपने सुना होगा, वो हम्म। स्टार्टअप्स को सपोर्ट ठीक करते है। हैं। तो उसके थ्रू हमें फंडिंग मिली थी। ठीक है। तो फंडिंग के अलग ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक अपने कॉलेज से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे फंड प्रोवाइड करा ठीक है। दीजिए। अगर आपके पास वैलिड रीज़न होगा, वैलिड आइडिया होगा, तो आपको फंड मिल जाता है। और बहुत सारी स्टार्टअप्स होते हैं, हमें वीसी से बात करना होता है, और बहुत लोग हैं अगर हमारे पास कोई आइडिया है, हमें लगता है कि काम करेगा, हम्म। तो फंड देने के लिए हमें अगर प्रयत्न करेंगे तो हमें पक्का फंड मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप इसको कंप्लीट करने के बाद आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कि मैं अपना कोई स्टार्टअप करूं, या मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब करूं? क्या आपका पवन जी है आपका? मेरी पहली प्रायोरिटी तो अभी स्टार्टअप ही है, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी जो मैंने चालू किया है उसके हिसाब से तो मैं स्टार्टअप को ही वैल्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, हम इतने सारे लोगों को साथ में लेके आए, और इतना ज़्यादा कुछ सीखा, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क किया, इतनी सारी इंटर्नशिप करी, तो इसकी जो नॉलेज को है वो मैं अपने स्टार्टअप के अंदर लगाना चाहता हूँ। हाँ, अगर कभी कभी अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं थोड़े टाइम के लिए जॉब कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा प्राइमरी फोकस स्टार्टअप पर ही है। मतलब जॉब करने का पर्पज यही रहेगा कि किसी चीज को सीखने के लिए हाँ। मैं उसको जॉब करें, और देन आपका पवन जी, वो आपका किशन जी? सेम है हमारा। सेम। अभी जो हमारा स्टार्टअप है, हम उसी पे फोकस करेंगे। लाइक अभी हमारी फोर्थ ईयर है, तो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी तो स्टडी को साथ में लेके चीज़ें हो जाती हैं। अभी हम धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हैं इस चीज़ में। बाकी जो मेन है हमारा स्टार्टअप। देखिए, आप बीटेक फोर्थ ईयर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रोजेक्ट करते हैं, आप जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत तारीफ रखते हैं। तो मैं तो आपके लिए एक यही वर्ड बोलना चाहूँगा, किसी ने ठीक कहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब कि योग व्यक्ति के लक्षण पहले ही नजर आ जाते हैं। तो जिस तरीके का आप अचीवमेंट कर रहे हैं, तो आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा ही करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एलन मस्क एलन मस्क अपना रॉकेट, अपनी एयरोस्पेस ये करते हैं, उनका प्रोजेक्ट है 2029 में और 2030 में, कि रॉकेट से एक इंसान को मंगल पे ले जाया जाए, मार्स पे ले जाया जाए। तो पहले तो वो खुद अपना स्टारशिप करेंगे, पहले तो विदाउट जो भेजेंगे, क्रू पे भेजेंगे। जब वो सक्सेस हो जाएगा, तो फिर कोई भी लोग जो जाना चाहे वो कर सकता है। तो मैं मान सकता हूँ कि जब उनकी इस तरीके का इतना स्ट्रॉन्ग विजन है, कि जिस तरीके से लोग दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं फ्लाइट से, उनका विजन है कि मार्स पर ले जाना लोगों को, एक सिटी डेवलप करना। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन का लेवल है, ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
कि जो लोग इस फील्ड के अंदर अपने फ्यूचर को ब्राइट रखना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से चीज़ों को करें और कैसे करें? उसके लिए आप बताइए कि जैसे जो इस कम्युनिकेशन के लेवल में आना चाहता है, वो 12th के बाद किस तरीके से वो बीटेक के लिए अप्लाई करे, कैसे तैयारी करे, जिससे कि वो अपने इस लेवल के इसमें आ सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो आप थोड़ा बताइए। जैसे एलन मस्क की बात हुई, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ सोच के रखा है और फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। तो कोई दूसरा कर लेगा, लाइक ये, लाइक अभी हम जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें पहले कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। लाइक पहले वो चीज़ नहीं थी तो हमें मतलब अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि एज ए स्टूडेंट हम जो कर रहे हैं वो काम में आएगा या नहीं आएगा। और अभी सेम प्रोजेक्ट पर, सिमिलर मतलब प्रोजेक्ट पर नासा भी फोकस कर रहा है। ओके। तो हमें अभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हम कर रहे हैं ना वो उसको वो सही है या फिर गलत है। मतलब नासा अगर कुछ कर रहा है तो इट मीन्स वो समथिंग बेनिफिट ही है, वो लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही, और दूसरी चीज़ आपने जब बताया था, अभी हमने लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है। तो पहले क्या था, इंडिया में लिमिटेड चीज़ें थी और जो स्पेस सेक्टर था ना वो गवर्नमेंट के हाथ में था। ओके। तब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गवर्नमेंट ने देखा भी है, मोदी जी ने खुद बोला है कि मैंने यंग पीपल्स के हाथ में अगर कोई डोर दी है तो उन्होंने उस पतंग को उड़ा के रखा है। बहुत अच्छा। तो वो चीज़ उन्होंने देखी है तो मतलब हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बिल्कुल। तो अब आगे जाके जैसे एलन मस्क जी ने सोचा है, हमारे यहाँ पे 1.4 बिलियन पीपल, हुँ। वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा ही है। तो हमारे यहाँ पे आर्यभट्ट भी थे, हमारे यहाँ पे बहुत साइंटिस्ट हैं। तो हम जब दिखेगा ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो बहुत ब्राइट फ्यूचर निकल के आएंगे यहाँ से। ओके। तो पवन जी, जैसे बच्चे 12th करता है, तो 12th के बाद उसको इस सेक्टर के अंदर जाना है, तो उसको किस तरीके की उसको पेपर को क्रैक करना होगा जो इस चीज़ के लिए जाए वो बीटेक में? किस तरीके के पेपर को? मतलब जैसे बीटेक करना है उसको और कम्युनिकेशंस में, या जो सैटेलाइट्स की में चीज़ों में जानना चाहता है, या वो रॉकेट्स की चीज़ें बनाना चाहता है, उस चीज़ में इंटरेस्ट रखना चाहता है, मैकेनिकल वाली चीज़ें। तो उसके बाद अगर उसे मतलब इसरो के अंदर जाना है या फिर कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना है, हुँ। सबसे पहले तो मैं उसे दो तरीके बताऊंगा। एक तो सबसे पहले जेई की तैयारी करे वो, ठीक है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर वो अच्छी रैंक लाए अंडर 10,000 तो उसे आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम मिल सकता है। ओके। वहाँ से वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकता है और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग कर सकता है। वहाँ से डायरेक्ट इसरो की जो प्लेसमेंट होती है वो लग जाती है। ओके। और अगर वो और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे करना चाहता है तो वो जेई के बाद और अच्छी रैंक ला के किसी आईआईटी या एनआईटी से ईसी के अंदर और मैकेनिकल के अंदर इंजीनियरिंग कर सकता है और किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जाके अपनी जॉब कर सकता है। तो वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर उसके जब वो एक बार एंटर हो जाएगा, जब उसको अपने आप ही धीरे-धीरे कर कर उसको अपने पाथ मिलता जाएगा कि अब व्हाट नेक्स्ट उसको आगे मिलता जाएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे, लोगों से बात कर कर बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और मैं तो यही कहूँगा कि हाथरस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हाथरस के यूथ जब यूनिवर्स और स्पेस में अपना परचम लहराएँगे, तो भारत के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।